मैं दुबई में 5 साल तक रहा। मैं बहुत गरीब इंसान था, चोरी छुपे काम करता था। उसमें मेरे कागजात नहीं बने थे। एक दिन एक खूबसूरत औरत मेरे पास आ गई, कहने लगी मेरे लिए एक काम करो, मेरे घर में रहो, मैं तुम्हें महीने के 1 लाख रुपए दूंगी। मैं तुरंत मान गया क्योंकि मुझे पैसों की ज़रूरत थी। मैं उस औरत के घर गया तो उसने जो काम बताया वो सुनकर मेरे होश उड़ गए। वो तो मुझसे औरतों के साथ। मेरा नाम देव है। मैं दुबई में 5 साल तक रहा था। अभी मेरी नई नई शादी हुई थी। मम्मी ने एक हफ्ते बाद ही बातें बनाना शुरू कर दिया कि बहनों की शादी करनी है और तुम्हारी शादी पर बहुत खर्चा हो गया है, कर्जा लिया है, अब तुम्हें ही जाकर कर्जा उतारना है और बहनों की शादी भी करवानी है। माँ का कहना था कि तुम्हारी शादी पहले इसलिए करवाई थी कि कल कोई यह ना कहो कि मैं बड़ा था तो मेरी शादी पहले नहीं करवाई, लेकिन अब यह नहीं होगा। तुम अपनी पत्नी के पल्लू से बंध कर बैठ जाओ और कोई काम ना करो, बाहर जाओ, बहनों के लिए पैसा जमा करो। जब बहनों की शादी कर लेना तो फिर अपनी पत्नी के साथ अलग रहना, जो मर्जी करना, हमें कोई परेशानी नहीं होगी। बात उनकी भी ठीक थी। मैं उनका इकलौता भाई था और मेरी 3 बहनें थीं। अगर सिर्फ घर चलाना होता तो बिहार में ही कोई नौकरी कर लेता, लेकिन बहनों की शादी करवानी थी और पत्नी का भी खर्चा था, इसलिए दुबई चला गया। हम जहाँ घर से यह सोच कर आए थे कि बहुत ही सामान कम होगा, 4 घंटे का काम और उसके बाद पैसे मिल जाएंगे, लेकिन यहाँ आकर पता चलता है कि अपने घर की सूखी रोटी भी मिल जाना अच्छी बात है। कम से कम इंसान इज्जत से रहता है। मुझे दुबई में 5 साल हो गए थे। मैं अभी तक अपने कागजात नहीं बनवा पाया था। मेरे पास इतने पैसे जमा नहीं हुए थे। जो पैसे जमा होते वह घर भेज दिया करता था। इस पर भी घर वाले कहते थे कि कोई गुजारा नहीं चल रहा है। मैं पत्नी से बात करता तो वो रोने लग जाती। बस यही कहती थी कि नई नवेली दुल्हन को शादी के 1 हफ्ते बाद छोड़कर चले गए और अब 5 साल हो गए हैं, कोई औलाद भी नहीं है। यह वक्त मैंने कैसे गुजारा मैं ही जानती हूँ। आपने मेरी जवानी को बर्बाद कर दिया, जिंदगी को बर्बाद कर दिया। मैं आपको कभी माफ़ नहीं करूँगी। आप वापस आ जाएं, तब भी नहीं। मैं बहुत परेशान रहता था। किसी तरह मेरे कागजात बन जाते तो मैं इतना पढ़ा लिखा था, किसी नौकरी कर लेता जिसमें मुझे घर जाने की छुट्टी भी मिल जाती और टिकट के पैसे भी बन जाते। लेकिन सारी दिक्कत कागजात की ही थी, जिसके लिए काफ़ी सारी फीस जमा करवानी होती थी। वक्त हाथ से निकलता चला गया और पता ही नहीं चला। सब कुछ मेरी समझ से बाहर था। मैं क्या करूं? कोई भी काम नहीं मिलता था। पूरा दिन मेहनत करने के बाद भी इतने पैसे नहीं बनते थे जितने शायद बिहार में होता तो बना लेता था। कभी कभी दिल करता था कि वापस चला जाऊंगा, मजदूरी कर लूँगा बिहार में, लेकिन यहाँ नहीं आऊँगा। लेकिन अब यहाँ कोई भी नहीं था जो मुझे पैसे दे ताकि मैं वापसी का टिकट करवा लेता, और वह मुझे पैसे देता तो यही समझाता कि यह भाग जाएगा। इस मामले में अब मैं कुछ नहीं कर सकता था। एक दिन एक बस स्टैंड पर बैठा था, रात का वक्त था, घर में नहीं जा सकता था क्योंकि जो कमरा लिया था उसका किराया देना बाकी था। मेरी जेब में इतने पैसे नहीं थे कि किराया दे देता, लेकिन फिर खाने के लिए 1 रुपया भी नहीं बचता। फिर एक औरत वहां आकर खड़ी हो गई और वो काफ़ी लंबी थी, देखने में काफ़ी खूबसूरत लग रही थी, लेकिन इस वक्त कोई भी चीज़ मेरी आंखों को अच्छी नहीं लग रही थी। उसने कहा, तुम परेशान लग रहे हो। यहाँ पर कुछ लोगों को इंग्लिश बोलना आता था, वैसे भी उसके लहजा अलग था, जैसे अभी उसने इंग्लिश बोलनी सीखी है। मैंने कहा, आपका लहजा दूसरा भी है, साफ है। तो कहने लगी, मुझे 7 से 8 भाषा आती है और इंग्लिश तो मेरे पापा भी बोलते थे और मेरा काम ही ऐसा है। मैंने कहा, क्या काम है आपको? तो वह जरा सी मुस्कुरा दी और बोली, तुम काम करोगे?
क्योंकि जिस तरह से तुम बैठे हो लगता है तुम बहुत परेशान हो। और आजकल हर परेशानी का हल पैसा ही है। अगर जेब में पैसे होते हैं तो लोग कभी भी ऐसे नहीं बैठते हैं। मैंने उससे कहा, तुम ठीक कहती हो, मेरा दिक्कत भी औलाद ही है। मुझे पैसों की ज़रूरत है, लेकिन मुझे कोई भी ऐसा काम नहीं मिल रहा जो मेरी ज़रूरतों को पूरा कर सके। उसने कहा, मुझे भी किसी ऐसे इंसान की तलाश है जो बहुत ज़्यादा मजबूर हो, क्योंकि मजबूर लोग मेहनती होते हैं। तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, वहीं रहो, मैं तुम्हें काम बताऊंगी। तो मैंने कहा, आपने तो मेरा नाम तक नहीं पूछा और काम देने की बात करती हैं। वैसे यहाँ पर यह सब होना नॉर्मल था, क्योंकि इधर लोग सीधी साधी बात किया करते थे, ज़्यादा लंबी बात करना पसंद नहीं था। उसने कहा, तुम्हारा नाम भी पूछ लूँगी। मैंने कहा कि काम कैसा होगा? अगर आपको मुझसे घर के काम करवाने हैं तो माफ़ी मैं चाहता हूँ। मैं पहले भी किसी के घर में काम कर चुका हूँ, लेकिन वो लोग बहुत अजीब थे, काम ज़्यादा करवाते थे और पैसे कम देते थे। एक घर में तो 2 महीने के लिए काम किया था, वो भी एक औरत थी जो मुझसे ज़्यादा काम करवाती थी और पैसे कम देती थी। फिर भी मैं मजबूरी में काम करता था, लेकिन मुझे पता चला वह मुझे उसी बर्तन में खाना डालकर दे देती थी जिसमें अपने कुत्तों को खाना दिया करती थी। मैंने फ़ौरन वो नौकरी छोड़ दी और कसम खा ली कि इस तरह का कोई भी काम नहीं करूँगा। उसने कहा कि फ़िक्र ना करो, इस तरह का कोई काम नहीं है मेरे घर में। काम करने के लिए पहले से ही 2-3 नौकर हैं और तुम्हें मेरे लिए काम करना है, मेरे घर का काम नहीं करना है, मेरे साथ रहना है। काम की बात है, मैं तुम्हें घर जाकर समझा दूंगी, चिंता नहीं करो। मैंने कहा कि मुझे कितने पैसे मिलेंगे? पहले जगह से धोखा खा चुका हूँ, इसलिए पहले ही पैसों की बात कर दी, क्योंकि पैसों के लिए ही इंसान काम करता है। अपनी मेहनत के पैसे मांगने में भला कैसी शर्म, और अपने मेहनत के पैसे मांगना कोई बुरी बात थोड़ी है। उसने कहा, मैं तुम्हें 1 महीने के 1 लाख दूंगी। यह बात सुनकर मैं हैरान परेशान रह गया। मैं इस कदर मजबूर था कि मेरा मुंह खुला का खुला रह गया और मैंने हाँ कर दिया, क्योंकि 1 लाख कोई कम नहीं था। 1 लाख 1 माह में भेजता और कुछ पैसे यहाँ खर्च के लिए भी रख लेता, तब भी बहुत पैसे बच जाते। तो मेरी दोनों बहनों की शादी 1 साल के अंदर ही हो जाएगी। उसके बाद मैं अपने घर जा सकता था। मैंने उससे कहा कि मैं तुम्हारे लिए काम करूँगा, और उसके बाद मैंने कोई और बात सोची ही नहीं। बस इतना कहा कि बात पक्की है ना, पैसे तो दोगी ना? उसने कहा, हाँ, तुम्हारे लिए सब पैसे ज़्यादा होगी, लेकिन मेरे लिए पैसा ज़्यादा नहीं है। रास्ते में जाते हुए उसने मेरा नाम भी पूछा और यह भी कहा कि किस देश से हो। उसके बाद उसने कहा, बहुत अच्छी बात है, मुझे तुम पर बहुत भरोसा है। उसने मुझे एक कमरा भी दिखा दिया जो दूसरी मंजिल पर था, और कमरे के साथ एक बाथरूम भी था। उसने कहा, जब तक मैं यहाँ हूँ इधर ही रहूँगा। मैंने कहा कि मेरा काम? तो उसने कहा, तुम्हारा काम जल्द ही बता दिया जाएगा, तुम्हें अपना हुलिया ठीक करना है। मैंने अपने आप को देखा जब मैं शादी करके आया था। उस वक्त मेरी उम्र 22 साल की थी। अभी भी मेरी कोई उम्र ज़्यादा नहीं थी, मैं 27 साल का था, और लेकिन वक्त ने मेरी हालात ऐसी बना दी थी जैसे मैं 30 साल के ऊपर का आदमी बन चुका हूँ। लोग अपना ख्याल भी रखते हैं जो मैंने नहीं रखा था, लेकिन टेंशन से ही इंसान खराब होता है। उसने कहा, पहले तुम्हें अपना हुलिया और सेहत सही करना होगा। तुम्हें बहुत ज़्यादा अच्छा और खूबसूरत नज़र आना होगा, क्योंकि यह काम ही ऐसा है। तब मैंने सोचने लगा, ज़रूर कोई पब्लिक डीलिंग का काम होगा। उसके लिए इंसान को बिल्कुल ठीक ठाक होना चाहिए, बिल्कुल टिप टॉप होना चाहिए, क्योंकि इंसान की शख्सियत ही कभी कभी उसके अल्फाज से पहले ही बोल पड़ती है। मैंने कहा, ठीक है, जैसा आप कहेंगे वैसा ही मैं करूँगा। जो इंसान आपको महीने के 1 लाख दे रहा हो, अगर यह कहे कि एक टांग पर खड़े हो जाओ, तो आप ज़रूर एक टांग पर खड़े हो जाओगे। 5 साल में पहली बार मुझे सुकून की नींद आई। इससे पहले यहाँ मैं काम करता था, एक कमरे में 8 लोग सोते थे। हम ही जानते थे
कि कैसे रात गुजरती थी और दिमाग में कोई टेंशन भी नहीं थी। जब से उसने पैसों के बारे में बताया था मैं तो उसी के बारे में सोच रहा था। इतने सारे पैसों से मेरी सारी दिक्कतें दूर हो जाएगी। 6-7 महीने बाद अपनी पत्नी से मिलने भी जा सकता था। लेकिन मैंने उन लोगों को इसके बारे में कुछ नहीं कहा कि पैसे कहाँ से आ जाएंगे तो भेज दूंगा और कहूँगा कि कोई अच्छी नौकरी लग गई है। वे लोग खुद ही बात समझ जाएंगे। मेरी पत्नी को रुपयों से ज़्यादा मतलब नहीं था। वह बस यह कह रही थी कि आप वापस आ जाएं। पता नहीं मेरे घर वाले उसके साथ क्या करते थे। वो कुछ बताती भी नहीं थी और मेरे पास भी पैसे नहीं कि बार बार उन्हें फ़ोन कर सकूं। यहाँ से कॉल बहुत महंगी पड़ती थी। अगले दिन मुझे सुबह सुबह ही जगा दिया गया। नींद अच्छी आ गई थी, इसलिए नींद पूरी हो गई। उस बारे में मुझे एक आदमी से मिलवाया जिसने कहा कि आज से मैं आपकी देखभाल करूँगा। मैंने कहा कि किस बात के लिए ट्रेन करेंगे, तो वो कहने लगा आपको थोड़ा सेट करना है। उस औरत के कहने पर मुझे मर्दों के कमरे में भेज दिया गया। मेरे बालों का कलर भी कर दिया गया, मेरे हाथ भी साफ करवाए गए, मेरी दाढ़ी शेविंग की गई। पहले से ज़्यादा अच्छा लग रहा था। लेकिन ट्रेनर साहब ने मुझे पूरा दिन मुझसे कसरत करवाया और मुझसे नए कपड़े लाकर भी दिए। मुझे तो ऐसे सजाया जा रहा था जैसे मैं किसी फिल्म का हीरो हूँ और किसी फिल्म में हीरो का काम करना है। 1 महीने तक मुझे अपना ख्याल रखना था। उस औरत का नाम जो भी हो, लेकिन सब उसको कोको कहते थे। मैंने कहा कि नौकरों को एक अजीब बात करते हुए सुना है। कहने लगे कि यह नया बकरा है जिसको लेकर आया है, लेकिन इधर का नहीं लगता, बाहर के देशों से आया है, तभी तो उसकी बातों में आ गया है। सच कहूँ तो यह बातें सुनकर मैं थोड़ा घबराया और परेशान भी हुआ कि वो किस बारे में बात कर रहे थे। क्या वो पहले भी इस तरह के आदमियों को लाया करती थी? अभी तक उसने मुझे ठीक से कुछ नहीं बताया था कि मेरा काम क्या होगा, लेकिन जिस तरह नौकर आपस में बात कर रहे थे, ऐसा लगता था कि यहाँ मुझे जैसे आदमी आते जाते रहते हैं। शक्ल सूरत अच्छा था तो क्या हुआ, मुझे सिर्फ इसलिए लेकर आई थी क्योंकि मेरी मजबूरी थी। कहीं वह मुझसे शादी तो नहीं करना चाहती थी, तभी मुझे इतना सजा संवार रही थी। लेकिन अगर ऐसा होता तो मैं कभी भी उससे शादी नहीं करता, चाहे वह मुझे 1 लाख की जगह 4 लाख दे देती। मैं तो तब भी उससे शादी नहीं करता, क्योंकि मैंने अपनी पत्नी को दिया ही क्या था, कुछ भी तो नहीं दे सका था उससे। इन 5 सालों के इंतज़ार के बाद अगर मैं उससे बेवफाई करता तो मैं उससे 5 साल इंतज़ार के तोहफे में बेवफाई देता, तो फिर मुझसे ज़्यादा जालिम इंसान कोई नहीं होता। पहले ही इतनी मुसीबतें आई हुई थी। मैं उसके दिल से कुछ नहीं लेना चाहता था, लेकिन उस औरत को देखकर लगता ही नहीं था कि वो मुझसे शादी करेगी। उसके पास दुनिया की हर चीज़ थी, दौलत शोहरत भी घर पर था, पैसे थे, नौकर थे, और वो एक सड़क से उठाए इंसान से शादी क्यों करेगी? उसे एक बार मुझे देखने से मोहब्बत तो नहीं हो सकती थी, और इस तरह के फैसले तो मोहब्बत में ही किए जाते हैं। इसका मतलब मैं गलत सोच रहा था। उसने मेरी मदद की थी, उसके बारे में मुझे इस तरह की बातें नहीं सोचनी चाहिए। मुश्किलों और तंगी में 5 साल 25 साल की तरह गुजरे थे, लेकिन अच्छे माहौल में 1 माह कैसे गुजर गया था पता ही नहीं चला। मैंने खुद को देखा तो मैं हैरान रह गया। मैं क्या हो गया था? मैं बहुत ही खूबसूरत हैंडसम लग रहा था। कोको को बुलाया गया। मैं कैसा लग रहा हूँ? मैंने बहुत महंगे कपड़े जूते पहने थे और मैं खड़ा भी ऐसे था जैसे मुझे बताया गया था। जिस तरह से खड़े होना है। ट्रेनर और वो कोको से कहने लगा कि देखो मैंने क्या कर दिया है। वो कहने लगी तुम बताओ, मुझे पहले दिन से भरोसा है, तुमने बहुत अच्छा काम किया है और ये तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है।
ट्रेनर ने कहा कि आपकी नज़र तो जौहरी की है, आप हीरो पहचान लेती हैं। लेकिन वो कहने लगी, हीरे का रास्ता तो तुम ही हो ना। फिर उससे कहने लगी, अब बताओ क्या लगता है तुम कहाँ तक जाएगा। तो उसने कहा, ज़्यादा से ज़्यादा 7,000 कहीं नहीं गया है। वो कहने लगी, 1 हफ्ते का। तो बड़े बड़े दांत दिखाकर हंस दिए। और फिर आदमी कहने लगा, नहीं ये दिन का। फिर वो दोनों एक साथ हंसने लगे। मैंने कहा, मुझे अब तो मेरा काम बता दीजिए। उसने कहा, अब तुम्हें काम नहीं बताना, अब तुम्हें काम करना है। बस तैयार हो जाओ। और ट्रेनर को कहा, आज से अच्छा सा कपड़ा देना ताकि यह और भी अच्छा लगे। शाम को मुझे फिर से तैयार करा दिया गया और एक बहुत बड़े मॉल में ले गया, जहाँ पर औरतें और मर्द भी मुझे ऐसे देख रहे थे जैसे मैं बहुत ज़्यादा खूबसूरत हूँ। क्योंकि इसकी वजह, एक तो मेरे कपड़े थे और जूते बहुत ही महंगे थे, दूसरे मेरे साथ जो गार्ड भी चल रहे थे, ट्रेनर भी मेरे साथ था जो आज मेरा गार्ड बना हुआ था। उसने हाथों में एक जामुनी रंग का रुमाल पकड़ा था। मैंने कहा, यह क्या है। तो उसने कहा, तुम्हें हाथ में पकड़ना है और उसे पकड़ कर रखना है, सब लोग इसको देखें। मैंने कहा, ये सब क्या है, क्या यही मेरा काम है। तो उसने कहा, हाँ यही तुम्हारा काम है। दरअसल जो तुमने कपड़े पहने हैं वो ब्रांड के कपड़े हैं और हम चाहते हैं कि लोग तुम्हारी तरफ देखें ताकि लोग हमसे पूछे कि ये कपड़े आपने कहाँ से लाए हैं। इस तरह उसकी मजबूरी होगी और फिर लोग वहीं से कपड़े लेंगे तो हमसे उनका पता पूछेंगे और इस तरह दुकान वाले हमें अच्छे पैसे देंगे। उन पैसों से हम उन्हें तनख्वाह देंगे। तुम्हें रोज़ नए नए अच्छे अच्छे कपड़े पहन मॉल में आना है। सब लोगों को यही लगना चाहिए कि तुम बहुत अमीर इंसान हो, इसीलिए हम तुम्हारे नकली बॉडीगार्ड बने हुए हैं। और अब मुझे यह काम समझ आ गया था। मैंने कहा, यह तो बहुत अच्छा काम है और सीधा है, ये जहाँ तक कि बहुत ही परेशानी हो सकती है। महल के अंदर ऐसे लगे हुए थे, 1 घंटे तैयार होकर घूमने में इतने पैसे मिल रहे थे। मेरी तो किस्मत खुल गई थी, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, अच्छा काम मिल गया था। मुझे कोको की तरफ से कॉल आई और कहने लगी, बताओ काम कैसा लग रहा है। मैंने उसकी तारीफ़ करना शुरू कर दिया। मैंने कहा, आपने मुझे बहुत अच्छा काम दिया है, यह काम तो बिल्कुल भी मेहनत का नहीं है और इतने सारे पैसे भी मिलेंगे। आप तो मेरे लिए परी बनकर आई है। उसने मेरी तरफ इतनी बड़ी मुश्किल आसान कर दी थी। मैं बहुत आपका शुक्रिया कैसे अदा करूँगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। उसने कहा, तुम मुझे घर का नंबर दे दो, मैं तुम्हारे घर पहले कुछ पैसे भिजवा दूंगी जो कम से कम 50,000 होंगे। मैंने सोचा कि घर वाले तो बहुत खुश हो जाएंगे। मैंने उसे पहले घर का पता बता दिया और नंबर भी। उसने पैसे भिजवा दिए जो कुछ दिन बाद शायद उन लोगों को मिल जाते। मैं बहुत ज़्यादा खुश था, मेरे चेहरे का मुस्कुराहट भी आ गया और मैं बड़ी तरीके और स्टाइल से वहाँ पर घूमने लगा। मैं कोई अनपढ़ जाहिल गंवार नहीं था, मेरे लिए चीज़ें कोई नई बात नहीं थी। बिहार में भी अच्छी तरह तैयार होकर रहता था। यह अलग बात है कि इतने महंगे कपड़े नहीं पहना करता था। मैं ऐसे ही चल रहा था, अचानक एक औरत मेरे पास आई और मेरे हाथ में जो रुमाल था उसका दूसरा हिस्सा पकड़कर बोली, चलो मेरे साथ। मैंने कहा, कहाँ। तो कहने लगी, चलो। अभी जो इंग्लिश बोल रही थी, 5 साल में इतनी तो मुझे इंग्लिश आ गई थी, लेकिन वो औरत जिस तरह से पेश आ रही थी मेरी समझ के बाहर थी। उसने मुझे एक हाथ से पकड़ा और इस तरह मुझे अपने साथ ले जाने लगी जैसे उसने मुझे खरीद लिया हो। जो ट्रेनर थे वह भी पीछे हट गए, बल्कि जाते हुए उसने कहा, जाओ, परेशान होने की बात नहीं है। तो वो मुझे अपनी गाड़ी में ले गई और कहने लगी, चलते हैं। मैंने कहा, मुझे कहाँ लेकर जा रही हो, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। उसने कहा, तुम हाथ में जामुनी रंग का रुमाल लेकर खड़े हो, तुम्हें यह नहीं पता कि मैं तुम्हें कहाँ लेकर जा रही हूँ। जामुनी रुमाल तुमने हाथ में क्यों पकड़ा था। मैंने कहा कि क्या मतलब है, क्या मकसद है
इसका तो उसने मुझे एक बात बताई। उसने कहा कि पुराने ज़माने में जब औरतों को खरीदा जाता था तो खरीदने वाली औरतों के हाथ में जामुनी रंग का रुमाल पकड़ा दिया जाता था। यही रस्म आगे चली गई है और आज जिसको भी ख्वाहिश पूरी करनी होती है उसके हाथ में जामुनी रुमाल निशानी के तौर पर पकड़ा दिया जाता है, चाहे वह लड़की हो या लड़का। जामुनी रंग का मतलब इस चीज़ की तरफ से इशारा करता है कि मैं तुम्हें इस काम के लिए राजी हूँ। यह बात सुनकर मेरी रूह कांप उठी। इसलिए उस औरत ने मुझे पकड़ा और मेरा लोहिया ठीक भी करवाया और जब अपने ट्रेनर से कह रही थी कि एक रात के 7,000 तो इसी के बारे में बात कर रही थी, मैं हैरान रह गया। मैंने कहा कि माफ़ करना, मैं यहाँ काम नहीं कर सकता। वह मुझे बुरी नामों से पुकारने लगी, मुझे बुज़दिल कहने लगी और अगर यह काम नहीं करते तो फिर से हुलिया क्यों बना लिया है। मैं वहाँ से ऐसे भागा कि उस औरत के हाथ न लगा। वो बाद में मुझे ढूंढती भी रही। फिर मुझे एक अच्छा इंसान मिला, मैंने उसे सब कुछ बताया। उसने मेरी इतनी मदद की और कहा मैं तुम्हें तुम्हारे देश भिजवा सकता हूँ क्योंकि मैं हर महीने गरीबों को पैसा देता हूँ और मैं इसी तरह के लोगों की मदद करता हूँ। उस इंसान का भगवान भला करे जिसने मुझे वापस भिजवा दिया। मैं वापस आया, अपनी माँ बहनों और अपनी पत्नी से मिलकर दिल को बहुत सुकून मिला। पत्नी से भी मिला और इस बात की खुशी हुई कि मैंने उसके साथ बेवफाई नहीं की थी। जो उस औरत ने घर पर पैसे भेजे थे उसको घर वालों के इस्तेमाल नहीं किए थे। मैंने सोचा मैं यहीं पर काम करूँगा। उन पैसों से मैंने काम शुरू किया। हम गरीब इंसान हैं, हम थोड़ी भी परेशानी में बहुत परेशान हो जाते हैं, सोचने लगते हैं कि पता नहीं क्या होगा, जबकि सबका मालिक ऊपर बैठा हुआ है। मेरी बहनों की शादी हो गई, हमारे यहाँ औलाद भी हो गए हैं। 3-4 साल मुश्किल रही लेकिन अब ज़िंदगी अच्छी हो गई है। सोचता हूँ बिना वजह अपनी ज़िंदगी के 5 साल मुसीबत में काटें और अपनी पत्नी को भी इंतज़ार करवाया। और मैं यह सब नहीं क्या कहता कि कोई प्रदेश न जाए, लेकिन ये सारी बातें दिमाग में रख कर जाए क्योंकि वहाँ आपके साथ कुछ भी हो सकता है। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों, कल मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए।